आज इस वीडियो में 30 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स या सिविक्स को बोले तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर आए हुए हैं पहले से ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आप कमेंट भी करना और चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेटिंग स्केल रिप्रेजेंट्स। हिंदी में तो आपको पता है या फिर बताना पड़ेगा, चलो मैं बता देता हूँ। आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री किसका प्रतीक है? इक्वलिटी, समानता, लिबर्टी, स्वतंत्रता, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, जस्टिस, न्याय। जल्दी से कमेंट करो कौन सा सही है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का आंसर सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जस्टिस यानी न्याय। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज बुक के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या बाबा रामचंद्र? जल्दी से बताओ। ये सारे क्वेश्चन 9th 10th की बुक्स में हैं, तो वहीं से कवर किए गए। तो ऐसा नहीं लगे आपको कि बहुत इजी क्वेश्चन है या बहुत टफ है। कुछ लोगों को इजी भी लगता है जिनको पता होता है, कुछ को टफ लगता है जिनको नहीं पता होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी, आपने कितना पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो सभी क्वेश्चन आसान होते हैं, और नहीं पढ़ा है तो एक ईजी सा क्वेश्चन भी आपके लिए टफ हो जाएगा। सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, वेरी गुड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये बुक लिखी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? शौकत अली खां, मोहम्मद अली, बोथ आर करेक्ट या बोथ आर रॉन्ग? मतलब ए और बी दोनों सही है या फिर दोनों गलत है? जल्दी से बताओ। कुछ लोगों का आंसर गलत भी आ रहा है और काफ़ी लोगों का सही है। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, बोथ आर रॉन्ग, क्योंकि जो मुस्लिम लीग की स्थापना थी वो सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने की थी। सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने 13 दिसंबर 1906, 13 दिसंबर 1906 कहाँ पे? ढाका में। और ढाका अभी कहाँ पे? बांग्लादेश में। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनल पार्टी इन इंडिया? इनमें से कौन सी रीजनल पार्टी नहीं है? रीजनल यानी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है भारत में। यानी क्षेत्रीय पार्टी नहीं होगी तो वो राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है। पहला ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, दूसरा है आम आदमी पार्टी, फिर तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय जनता दल और चौथा है समाजवादी पार्टी। जल्दी से बताओ कमेंट करके कौन सा आंसर सही होगा फोर्थ का। यस, ऑप्शन ए, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे पार्टी है, पूरे देश में फैली हुई पार्टी है। पूरे देश में हर जगह, हर राज्यों में या हर ज़िले में, हर कस्बे में जहाँ भी चुनाव होता है ये पार्टी चुनाव लड़ती है। ओके, जबकि आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी ये क्षेत्रीय दल हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स? ये शब्द किसने कहे? देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। मतलब कि ये लाइन जो है किसके द्वारा कही गई लाइन है? नरेंद्र मोदी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या बी आर अम्बेडकर के द्वारा? यानी कि मतलब ये हिंदी में इसका मीनिंग जो बनेगा कि हमारे लिए पर्याप्त संसाधन है, यानी उपयोग करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी के उपभोग करने के लिए यानी किसी की लालच के लिए नहीं है। इतने संसाधन हैं कि हम मतलब देश की अर्थव्यवस्था, देश की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसी एक के लालच के लिए नहीं है। तो ये लाइन कही थी किसने? महात्मा गांधी ने, जो आपने 10th में पढ़ा होगा, 10th के एसएसटी में है ये। तो 5th का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, महात्मा गांधी। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ब्लैक सॉइल? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है, कौन सा वाक्य जो है सही है, सत्य है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी के बारे में? ऑप्शन फर्स्ट है रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। ऑप्शन सेकंड है आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, तो ये भी सही लग रहा है। थर्ड ऑप्शन है कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो बिल्कुल इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कौन सा? ऑप्शन डी, सभी ऑप्शन सही है, क्योंकि कहाँ पे पाया जाता है वो भी है और कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। उसके अलावा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम काफ़ी मात्रा में होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द रिवर ऑन विच द टिहरी डैम प्रोजेक्ट सिचुएटेड? टिहरी डैम जो प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पे सिचुएटेड, किस रिवर पे स्थित है?
यानी टिहरी बांध जो है, भागीरथी, गंगा, यमुना, गोदावरी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये और एग्जाम में काफ़ी रिपीट होता है ये क्वेश्चन। 7th का ऑप्शन ए भागीरथी बिल्कुल सही आंसर है इसका। ओके, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या पोटेशियम। जल्दी से कमेंट करो। 8th का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। कर्ड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन, कर्ड यानी दही, दही किस चीज़ में स्टोर नहीं किया जा सकता? ब्रास वेसल, कॉपर वेसल, स्टील या ब्रॉन्ज। तो स्टील के बर्तन में, या ब्रास यानी कि पीतल के बर्तन में, कॉपर यानी तांबे के बर्तन में, या ब्रॉन्ज आपको पता ही है ना। तो इन चारों में से कौन सा, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, अब बताना है आपको कौन सा है कि जो कर्ड है किस में स्टोर नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन में 1 2 3 यानी 3 सही, पहला, दूसरा, तीसरा इसमें स्टोर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देख रहे हो आप, थर्ड ऑप्शन भी और फोर्थ ऑप्शन भी। जल्दी से कमेंट करो, आप बताओ क्या कौन सा सही होगा इसका आंसर। 9th का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यस, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ यानी ब्रास, कॉपर और ब्रॉन्ज, इनमें हम दही को स्टोर नहीं कर सकते, जबकि स्टील के बर्तन में कर सकते हैं इजीली। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कर्ड जो है ना, कर्ड कंटेन्स लैक्टिक एसिड। कर्ड में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। तो ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और जनरली एसिड्स क्या होते हैं, वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं अलग अलग प्रकार के। और इसीलिए क्या होता है कि कर्ड को हम किसी भी मेटल कंटेनर में, जैसे कि जो ब्रास से बना हो या कॉपर से हो, ब्रॉन्ज से, उसमें नहीं रख सकते, बट स्टील में रख सकते हैं, स्टील के बर्तन में ईजिली रख सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ। ओके, तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग यानी कि लोहे को जंग लगने से बचाते हैं, एक पतली सी कोटिंग करके। किस चीज़ की? गैलियम की, एल्युमिनियम की, जिंक की या सिल्वर की। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये 10th क्लास की बुक में है, आपने पढ़ा होगा। 10th का ऑप्शन सी करेक्ट है बिल्कुल, बहुत अच्छा, काफ़ी लोगों का आंसर सही है, जिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ग्लैंड सिक्रेट्स द ग्रोथ हार्मोन? कौन से ग्लैंड, जो कौन सी ग्रंथि जो है ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है यानी रिलीज करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, थायराइड, हाइपोथैलेमस या एड्रिनल? जल्दी से बताओ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 11th का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि जो है इसी की वजह से यानी कि ग्रोथ बढ़ती है या घटती है। ओके, तो अगर जैसे कोई बहुत लंबा हो जाता है यानी उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और हाइट कम होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सही से वर्क नहीं करती यानी इनएक्टिव मोड में हो जाती है। उसे कई योगा और कई एक्सरसाइज के जरिए भी एक्टिव किया जा सकता है, ज़्यादा एज होने के बाद भी हाइट बढ़ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। डेड ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन। जो डेड यानी मृत ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, वो ट्रांसफॉर्म होते हैं पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। कब होते हैं? प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा की यानी वायु की उपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ एयर यानी वायु की अनुपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ ये। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, एब्सेंस ऑफ एयर। क्योंकि जब एयर नहीं होगी तभी ये क्या होंगे, ये पेट्रोलियम या नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म होंगे। जैसे आपने सुना होगा कि पेड़ पौधे जो धरती के नीचे दब गए लाखों करोड़ों वर्ष पहले, उनसे ही अब हमें पेट्रोलियम या नेचुरल गैस मिलता है। तो वहाँ पे नीचे एयर तो जाती नहीं है, तो एयर का जब एब्सेंस होता है तो उसी केस में ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ओके, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु या जो भी पेड़ पौधे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? बहुत ही ईजी क्वेश्चन, इससे आसान नहीं हो सकता। कौन सा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का स्रोत? यूरेनियम, वाटर, सन या कोल? कोल यानी कोयला। कौन सा होगा करेक्ट? 13 का, वेरी गुड, काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, ऑलमोस्ट सबका सही आंसर। 13th का ऑप्शन सी करेक्ट होगा यानी सूर्य। ओके, सन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
द वैरायटी ऑफ कोल विच हैज़ द हाइएस्ट कार्बन कंटेंट। कोल यानी कोयले की उस वैरायटी, उस किस्म के बारे में आपको बताना है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन मौजूद होता है। एंथ्रासाइट, पीट, बिटुमेंस या लिग्नाइट। कौन सा सही होगा? ऑप्शन 14 का, यस, ऑप्शन ए एंथ्रासाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब आया क्वेश्चन। अच्छा, अब बताओ, अ कूलर ऑफ, एक कूलर है जो कितने वॉट का है? 1500 वॉट, 200 वोल्ट, एंड अ फैन ऑफ 500 वॉट, 200 वोल्ट आर टू बी यूज्ड फ्रॉम अ हाउस होल्ड सप्लाई। द रेटिंग ऑफ फ्यूज टू बी यूज्ड इज। जल्दी से बताओ। अब ये क्वेश्चन जिसने पढ़ा है 12th में न्यूमेरिकल्स वो तो इजीली बता देगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला? होता है, जल्दी बताओ, ये पता है तो आंसर बताओ, नहीं फिर मैं बताऊँ आपको। फॉर्मूला होता है I = P/A। अब P जो हो गया टोटल पावर यूज यानी 1500 वोल्ट और 200 वोल्ट, ये सॉरी 500 वोल्ट, तो 1500, 1500 और 500 कितना होगा? 2000 वोल्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पे एम्पियर की बात की गई है, जो वोल्ट है, सॉरी वोल्ट की बात जो की गई वो कितना है? 200 वोल्ट। तो 2000 को 200 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 10, और 10 एम्पियर इसका आंसर होगा। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो I = P/A का फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। दोनों इसको 1500 को और 500 को जोड़ना है, 2000 हो जाएगा। 2000 को फिर 200 से डिवाइड करोगे, जो वोल्ट दे रखा है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट्स इज नॉन एज। एक इंस्ट्रूमेंट जो प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, उसका नाम क्या है? ऑक्सीजनोमीटर, ऑक्सीजन मीटर, फोटोमीटर या पोरोमीटर। काफ़ी इजी क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। 16 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बिल्कुल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फूड चेन कंसिस्ट ऑफ, पहला ऑप्शन है प्रोड्यूसर्स एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स, ऑप्शन सेकंड है प्रोड्यूसर्स एंड हर्बीवोरस, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर, और ऑप्शन डी है प्रोड्यूसर्स, कार्निवोरस एंड डीकम्पोजर। कौन सा सही होगा 17th का? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर। क्वेश्चन नंबर 18। द 10% एनर्जी ट्रांसफ़र लॉ ऑफ फूड चेन वॉज गिवन बाय। ये भी अपने 10th में पढ़ा हुआ है कि 10% ऊर्जा जो ट्रांसफ़र होती है, तो इसका जो नियम बनाया गया फूड चेन में, वो किसके द्वारा दिया गया है? रेमंड, लिंडमैन या स्टैनले? ऑप्शन सी है टेंसले, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जल्दी से बताओ। 18th का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, नाम याद रखना, इसे एग्जाम में आ सकता है क्योंकि सब 10th लेवल का सिलेबस है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कभी भी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फाइयन के बारे में सुना होगा आपने। फाइयन द चाइनीज पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके काल में, किसके शासनकाल में फाइयन इंडिया में आया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, हर्षवर्धन, बिंबिसार या चंद्रगुप्त सेकेंड? जल्दी बताओ। 19 का ऑप्शन फर्स्ट या फोर्थ? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त सेकेंड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज। दिल्ली सल्तनत का लास्ट शासक कौन था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या फिरोज शाह तुगलक? तो तुगलक तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तुगलक वंश से था, है ना, तुगलक डायनेस्टी से, तो उसे तो हटाई दो। अब 3 ऑप्शन बचे, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और बहलोल लोदी। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो दिल्ली सल्तनत में लास्ट जो था शासक कह लो कि मतलब लास्ट जो डायनेस्टी थी वो कौन सी थी? लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन था? हाँ, काफ़ी लोगों ने सही कमेंट किया है। वो कौन था? बहलोल लोदी। ओके, बहलोल लोदी जो था वो उसका फाउंडर था। उसका बेटा जो था वो सिकंदर लोदी। और सबसे लास्ट शासक की बात करें, लास्ट रूलर, वो जो था कौन था? इब्राहिम लोदी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, यानी इब्राहिम लोदी। और आपको पता होगा कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर इन 1526 में हुआ था। ओके, सेकंड जो होता है 1556 में हुआ था, ऐसे फिर थर्ड जो हुआ था 1761 में हुआ था शायद। तो ये तीनों जो बैटल हैं वो आपको याद रखने हैं, तीनों के बारे में पता होना चाहिए कौन सा किसके बीच में लड़ा गया था। जैसे सेकंड बैटल जो है वो अकबर और हेमू के बीच में शायद लड़ा गया था, तो आप नाम अच्छे से याद कर लेना, देख लेना जो भी है। ओके,
चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड कह रहा हूँ 21st क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट ऑर्डर, इज इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं, ध्यान रखना, इनकरेक्ट होता तो इन और करेक्ट एक साथ लिखा जाता है। इज इनकरेक्ट, करेक्ट ऑर्डर में कौन सा है, सही ऑर्डर में, ओके। तो ध्यान रखना, इनकरेक्ट को अगर एक साथ लिख दो और इनको अलग और करेक्ट को अलग करें तो मीनिंग अलग अलग हो जाएगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एग्जाम में। अब ऑप्शन देख लो और जल्दी से बताओ। ऑप्शन दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, विजिबल, तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बता सकते हो कौन सा आंसर सही होगा। 21st का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, है ना। अगर मैं पूरे शासनकाल की बात करूँ उनकी, तो सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, और फिर उसके बाद औरंगजेब, और लास्ट में जो छोटे मोटे शासक थे तो उनकी बात तो हम करेंगे नहीं, मेन तो यही है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये ध्यान रखना, इस टाइप से अरेंज करना पूछा जा सकता है आपसे, या फिर अरेंज करके दिया होगा, फिर आपको बताना होगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर वॉज इलिटरेट, इनमें से कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर या अकबर। ये तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग सही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा आंसर होगा 22 का, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अकबर। अकबर जो था वो बिल्कुल ही इलिटरेट था, बिल्कुल ही अनपढ़ था, यानी बिल्कुल भी पढ़ा लिखा वो नहीं था। लेकिन जितने भी मुगल शासक हैं उनमें सबसे समझदार जो था वो अकबर ही था, ओके। अकबर से रिलेटेड लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो अकबर के बारे में जरूर पढ़ लें। या यूँ मैं बोलूँ तो मुगल काल के बारे में जो है यहाँ पे मुगल एम्पायर जो पूरा है, इसमें बाबर से लेके औरंगजेब तक की कहानी जरूर अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हु वाज द फिनांस मिनिस्टर ऑफ अकबर, अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तानसेन, टोडरमल, अबुल फजल या बीरबल। जल्दी से बताओ। 23 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, टोडरमल। टोडरमल जो था वो फिनांस मिनिस्टर था, यानी वित्त मंत्री था। जबकि तानसेन की बात करें तो तानसेन एक ग्रेट म्यूजिशियन था, और अबुल फजल के बारे में तो पता है, जिसने आईने अकबरी, है ना, अकबरनामा, ये सारी बुक लिखी। और बीरबल के बारे में तो सभी जानते हो, है ना, अकबर बीरबल की कहानी पढ़ी होगी आपने। 24, रियल नेम ऑफ शाहजहां, शाहजहां का रियल नेम क्या था, सलीम या खुर्रम, अब्दुल रहीम या नन ऑफ दीज। 24 का जल्दी से बताओ। 24 का ऑप्शन कौन सा सही है। कुछ लोग ऑप्शन ए भी कह रहे हैं, बट ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, खुर्रम, ओके। सलीम जो नाम है ना, सलीम किसका था, जहांगीर का रियल नेम था। तो जहांगीर का रियल नेम पूछा जाए तब सलीम होगा आंसर, और शाहजहां का पूछा जाएगा तो खुर्रम, याद रहेगा, ओके। तो जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो कम से कम वीडियो को अब तो लाइक कर दो। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो तैयार की जाती है, क्योंकि जो कंटेंट टाइप करना होता है सिर्फ टाइप करना ही नहीं होता, कंटेंट को पहले रेडी करना होता है, कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको कलेक्ट करना, उनको ढूंढना अच्छे से, और उसके बाद फिर सबकी टाइपिंग करना। ये सारा काम मैं खुद अकेले ही करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर नॉन एज जिंदा पीर, इनमें से किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है, या जिंदा पीर के नाम से वो विख्यात है, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या हुमायूं। कौन सा सही होगा। 25 का जिंदा पीर किसे कहा जाता है, जल्दी बताओ। यस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, औरंगजेब। औरंगजेब ने ये सारी उपाधि अपने आप को खुद ही दे दी थी, और जिसमें आलमगीर, जिंदा पीर, शाह दरवेश, ये सब उसको औरंगजेब को ही कहा जाता था। तो आलमगीर पूछा जाए, जिंदा पीर या शाह ए दरवेश, ये सब औरंगजेब के लिए ही ध्यान रखना, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आर्टिकल 44 दैट डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स इज रिलेटेड टू, अनुच्छेद 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। वो किससे संबंधित है एक्चुअल में, उसका मतलब उसका मेन क्या है, वो रिलेशन क्या है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। और ऑप्शन सेकंड है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ऑप्शन डी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। तो किससे डील करता है आर्टिकल 44, जल्दी से बताओ। 26 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग
आर्टिकल 44 में बताया गया है कि मतलब राज्य के ये कर्तव्य है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक राज्य एक नियम लागू करे, या यूँ बोले तो एक देश एक नियम लागू करे, यानी एक देश में एक ही नियम लागू हो, जिस पर भी बात चल रही है क्योंकि ये पूरे देश में अभी अप्लाई नहीं है, एप्लीकेबल नहीं हो पाया है। तो अभी गवर्नमेंट इस पर चर्चा कर रही है कि जल्दी ही से पूरे देश में लागू किया जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड। और उससे क्या होगा कि फिर जो मैरिज के लिए जो पॉलिसी बनी हुई है अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग कास्ट में, कि किस में कितने शादी कर सकते हैं, चाहे जो भी है, वो सारा सबके लिए सेम हो जाएगा। और भी कई सारी प्रोविज़न है इसमें जो अभी देखना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता, तो उसके लिए खैर हम वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू? इनमें से कौन सा है, किसकी वजह से कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर, लाल रंग के लिटमस पेपर का कलर कौन सा हो जाता है? ब्लू हो जाता है, ओके, नीला हो जाता है। टैमरिंड या इमली की वजह से, विनेगर, सिरका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कर्ड? जल्दी से बताओ। 27 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। काफ़ी लोगों का आंसर सही आ रहा है, बहुत लोगों के आंसर ऑलमोस्ट सारे सही हैं, और मुझे लग रहा है ये लोग बच्चे एग्जाम में कुछ करने वाले हैं। सब लोग तैयारी अब काफ़ी अच्छी चल रही है आप लोगों की, वेरी गुड। क्योंकि हर टेस्ट में मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोगों के नाम तो मुझे याद भी हो चुके हैं, उन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। खैर मैं अभी नाम नहीं लूँगा, कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा कि मेरा नाम नहीं लिया, ओके। और कमेंट में भी जो मैं फिर कमेंट में आपको देखा होगा, अपने कमेंट में कई लोगों के नाम हाईलाइटेड क्लैपिंग करके या फिर थम्स अप किया जाता है, तो वो इसलिए कि जिनका कमेंट सबसे पहले मुझे दिखता है उनके लिए किया जाता है, ओके। तो ऐसा ना सोचे कि हमारा नाम नहीं लिया, और कुछ लोगों को तकलीफ रहती है कि मेरा नाम मेरे को तो इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। आंसर्स मैं सबके देखते रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर? ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर ही। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज कंपाउंड नॉट अ मिक्सचर? टैप वाटर, स्टील या ग्लूकोज या ब्रास? बताओ, ये तो पढ़ा होगा आपने लास्ट ईयर के पेपर में। हाँ, सबका आंसर सही है ऑलमोस्ट, ग्लूकोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विच मूवमेंट बिगेन इन द यूएसए इन द, ये गलत टाइप हो गया है, 1950s होगा, ओके, ध्यान रखना, ये जीरो गलत टाइप हो गया। 1950s इन विच अफ्रीकन अमेरिकन पीपल डिमांडेड इक्वल राइट्स एंड एन एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि कौन से आंदोलन यूएसए में, अमेरिका में कौन सा आंदोलन 1950 में, जिसमें अफ्रीकन और अमेरिकन लोगों ने समान अधिकार और नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग रखी थी। समान अधिकार की मांग की थी और नस्ल भेद जो है किया जाता था वहाँ पे रंग के आधार पर, उसको समाप्त करने के लिए आंदोलन किया था या मांग रखी थी अपने। तो पहला ऑप्शन है बेसिक राइट मूवमेंट्स यानी मूल अधिकार आंदोलन। दूसरा ऑप्शन है सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक अधिकार आंदोलन। तीसरा ऑप्शन है सोशल राइट्स मूवमेंट यानी सामाजिक अधिकार आंदोलन। और चौथा है इकोनॉमिक राइट्स मूवमेंट यानी आर्थिक अधिकार आंदोलन। ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन 2-4 ऐड कर दिया लास्ट ईयर के, ताकि आपको आइडिया लगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 29 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सिविल राइट्स मूवमेंट, ओके, मानवाधिकार आंदोलन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ, काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है आपको। व्हेन वी बॉयल वाटर इन एन एल्युमिनियम पैन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन पैन डिक्रीजेज विथ टाइम, दिस इज बिकॉज, मतलब ये बोला गया है कि जब हम एल्युमिनियम के बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तो समय के साथ साथ पानी कम होने लगता है। ये क्यों होता है? पहला है, फर्स्ट बताया गया क्या है, कंडीशन क्या है, एल्युमिनियम एब्जॉर्ब्स द वाटर, एल्युमिनियम जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। सेकंड है वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड से यानी CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड है वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर वेपर, जल जो है वो वाटर वेपर में जलवाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। फोर्थ है वाटर हीट्स अप एंड ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मिक्सेस विद एयर अबव, यानी जल जो है वो गर्म होने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटकर ऊपर की ओर उसमें टूटकर मिक्स होकर विच मिक्सेस विद एयर और हवा में मिल जाता है, ओके। तो फिर पूछा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, बोथ थर्ड एंड फोर्थ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली थर्ड या ओनली फोर। ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, समझ में आ चुका होगा आपको क्वेश्चन। यस, काफ़ी लोगों का आंसर सही है, लास्ट क्वेश्चन में बहुत बढ़िया आप लोग कमेंट कर रहे हो। मुझे लगता है इस बार
आपका सिलेक्शन पक्का ही है। जो लोग लगातार ये टेस्ट अटैम्प्ट किया है, जिन लोगों ने, जिनकी तैयारी दिख रही है, तो इसका सही आंसर होगा ये है वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर वेपर। यानी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ओनली थर्ड सही होगा। ओके, बाकी सारा इनकरेक्ट है। तो आज इस वीडियो में 30 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। आप लोगों की डिमांड है, अभी भी चाहते हैं कि अभी भी आगे सेशन कंटिन्यू रखा जाए, बट अभी नहीं हो पाएगा। तो आज में 30 क्वेश्चन ही बाकी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैथ्स की वीडियो बन रही है आपके लिए, जल्दी है वो भी अपलोड हो जाएगी। और एक वीडियो आने वाली है कि हाउ टू अटैम्प्ट BLED एंट्रेंस एग्जाम पेपर, कैसे एग्जाम में पेपर आपको अटैम्प्ट करना है, क्या क्या ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से सेक्शन की, अगर पेपर सेक्शन वाइज आता है तो क्या हमें पहले अटैम्प्ट करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में जल्दी ही बताने वाला हूँ। तो चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मैक्सिमम शेयर करना ताकि सभी जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।